हाँ जी बच्चों, तो मैं कल की क्लास में आप लोगों को क्या पढ़ा रहा था? मैं आप लोगों को पढ़ा के गया सेक्शन 25। सेक्शन 25 किसका था? सेक्शन 25 डीन प्रोस्पेक्टस का था। सेक्शन 25 किसका था बच्चों? सेक्शन 25 डीन प्रोस्पेक्टस का था। सेक्शन 25 में मैंने आपको क्या पढ़ाया? मैंने बोला कि सेक्शन 25 ये बोलता है कि कई बार कंपनी क्या करती है, अपने शेयर पब्लिक में डायरेक्टली इशू करने नहीं जाती। कई बार कंपनी क्या करती है, अपने शेयर डायरेक्टली पब्लिक में इशू करने नहीं जाती। कंपनी अपने शेयर इशू हाउस को दे देती है और इशू हाउस को बोलती है कि तू मेरे ब्याह पे जाके पब्लिक को शेयर इशू कर दे। तो लॉ बोला जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू कंपनी, जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू इशू हाउस पब्लिक को इन्विटेशन भेजेगा कि आके सिक्योरिटीज परचेज कर लो, दैट डॉक्यूमेंट विल बी डीम्ड टू बी अ प्रोस्पेक्टस। बोलिए, याद आया? यस सर, हमको याद आ गया। कोई क्वेरी है इसमें? पक्का किसी बच्चे की कोई क्वेरी नहीं है? श्योर हो? वेरी गुड। अच्छा, अब बच्चों मेरी बात सुनना। आज एक कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, सेक्शन 28, ऑफर ऑफ सेल ऑफ शेयर्स बाय सर्टेन मेंबर्स ऑफ द कंपनी। ये सेक्शन क्या बोलता है पहले सुनो। आपको याद है मैंने बताया था पब्लिक इशू आता है तो पब्लिक इशू लाने के दो तरीके होते हैं, आईपीओ और एफपीओ। निकालो, कॉपी में बना रखा होगा फर्स्ट पेज पे। जब पब्लिक इशू आता है तो पब्लिक इशू लाने के दो तरीके होते हैं, आईपीओ और एफपीओ। आईपीओ क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। एफपीओ क्या होता है? फर्दर पब्लिक ऑफर। अब ध्यान दो, मैंने आपको लिखाया था चाहे आईपीओ चाहे एफपीओ, आईपीओ एफपीओ दोनों लाने के दो तरीके होते हैं, या तो फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, नए ताजा शेयर इशू करेंगे, या ऑफर फॉर सेल, या ऑफर फॉर सेल। अब याद है ऑफर फॉर सेल क्या होता था? वही पढ़ना है हमको। जब कंपनी नए ताजे शेयर पब्लिक को इशू नहीं कर रही, बल्कि जो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के शेयर हैं वही पब्लिक को ऑफर कर रही है, तो उसे ऑफर फॉर सेल बोलते हैं। ठीक है? तो बेटा अब सेक्शन 28 ये बोला, मान लो तनीषा है। आओ बेटा तनीषा, आओ एक बार, फटाफट आ जाओ जल्दी से, 2 मिनट में। तनीषा है, मान लो हर्ष है, आ जाओ हर्ष, आप भी एक जना और आ जाओ, कोई भी। तनीषा है, हर्ष है और एक आप आ जाओ यश, फटाफट से। जगह बचेगी क्या? बच जाएगी। आ जाओ। क्या इसमें हंसने का क्या था? 3 जने चौथा में हो गया। चलो, हाँ ये 3 तो आएंगे ही, मेरे आने की क्या जरूरत है, मैं तो बोल ही रहा हूं ना, समझ रहे हो क्या? चलो, तो बेटा ये 3 कंपनी के क्या है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है। ठीक है? इसके पास मान लो कंपनी के 1 लाख शेयर हैं, इसके पास मान लो कंपनी के 1 लाख शेयर, और इसके पास मान लो कंपनी के, शक्ल देखो तो चलो 2 लाख शेयर है। शक्ल को सूट तो नहीं हो रहे बट ठीक है। तो 1 लाख शेयर इसके पास है, 1 लाख इसके पास है और 2 लाख शेयर इनके पास है। टोटल मिला के 4 लाख शेयर है। अब इसको पैसों की जरूरत है, इसको पैसों की जरूरत है, इसको पैसों की जरूरत है। लेकिन अब 4 लाख शेयर क्वांटिटी बहुत बड़ी हो गई। अगर इतने, वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, प्रैक्टिकली 4 लाख शेयर बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं होती। नॉर्मली 4-5 करोड़ शेयर जब बेचे जाते हैं तो वो बड़ी क्वांटिटी होती है, बट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल तो इनके पास 4 लाख शेयर हो गए, ये प्रैक्टिकली बहुत बड़ी क्वांटिटी हो गई, मतलब एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है। तब अब ये अगर डायरेक्टली मार्केट में शेयर बेचने जाएंगे तो हो सकता है शेयर की प्राइस टूट जाए, क्योंकि सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाएगी, डिमांड हो सकता है उतनी ना हो। तो ये तीनों, यश और तनीषा और हर्ष, ये तीनों कलेक्टिवली कंपनी के पास गए और बोले कि आप हमारे बिहाफ पे पब्लिक में शेयर इशू कर दो। तो लॉ पहली चीज तो ये बोला, सर्टेन मेंबर्स ऑफ द कंपनी, मेरे एग्जांपल में सर्टेन मेंबर हो गए यश, तनीषा एंड हर्ष, बोले सर्टेन मेंबर्स ऑफ द कंपनी में ऑफर टू पब्लिक, में ऑफर फॉर सेल टू पब्लिक, में ऑफर फॉर सेल टू पब्लिक सिक्योरिटीज हेल्ड बाय देम इन द कंपनी। मतलब सर्टेन मेंबर्स जो उनके पास सिक्योरिटीज है वो पब्लिक को ऑफर कर सकते हैं फॉर सेल। आप तीनों को समझ में तो आ रहा है? तो ऐसे यहां खड़े होकर कहीं परेशान हो रहे हो? तो लॉ बोला सर्टेन मेंबर्स ऑफ द कंपनी, सर्टेन मेंबर्स ऑफ द कंपनी में ऑफर फॉर सेल टू द पब्लिक शेयर्स हेल्ड बाय देम इन द कंपनी इन कंसल्टेशन विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। पहले इनको कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मिलना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा कि भैया तुम हमारे भी आप पे पब्लिक को शेयर इशू करोगे या नहीं करोगे। होगा क्या टेक्निकली, ये अपने शेयर दे देंगे कंपनी को और कंपनी इनके भी आप पे जाके शेयर देगी पब्लिक को। ये तो अपने शेयर किसको दे देंगे? कंपनी को, और कंपनी इनके भी आप पे शेयर जाके किसको देगी? पब्लिक। तो इन तीनों ने अपने शेयर कंपनी को दे दिए, इन तीनों के भी आप पे शेयर्स कौन किसको दे रहा है? कंपनी पब्लिक को दे रही है। तो पहले इनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से पूछना पड़ेगा कंपनी के कि क्या तुम हमारे लिए ऐसा करोगे। सपोज करो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक तो प्रियंका आती है, एक ये श्रेया आती है, एक ये खुशबू आती है, मुस्कान आती है, एक सृष्टि,
जो भी हो, कशिश आती है और एक दिव्या आती है। फीमेल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है सारा, बोले फेमिनिज्म की पार है, ठीक है, नारी शक्ति। तो ये 5 जनों ने मिलकर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना रखा है, जिसमें एक बेवकूफ को अपना चेयरमैन बना दिया, लेटेस्ट से श्रेया को, ठीक है। नहीं आप बन जाओ, ये खुशबू बुरा मान गए, बोले हाँ मेरे को नहीं बोला सर ने, चलो चलो आप भी, बस सेम टू सेम। तो ये 5 जनों का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। तो पहले इनसे जाके कंसल्टेशन करेंगे कि भाई हमारे पास ऐसे 4 लाख शेयर हैं, हम पब्लिक में देना चाहते हैं। तो मान लो बोर्ड अग्री हो गया कि ठीक है भाई हम दे देंगे तुम्हारे भी पे। तो अब इन तीनों को पहले कलेक्टिवली, तीनों को मिलकर, कलेक्टिवली तीनों को मिलकर कंपनी को ऑथोराइज करना पड़ेगा, अथॉरिटी देनी पड़ेगी टू इश्यू शेयर्स टू पब्लिक ऑन देयर बिहाफ। प्लस कंपनी को अथॉरिटी देनी पड़ेगी टू टेक ऑल नेसेसरी एक्शंस फॉर इश्यू ऑफ शेयर। ये तीनों मिलकर कंपनी को अथॉरिटी देंगे, हे कंपनी हम तुम्हें अथॉरिटी देते हैं कि शेयर इश्यू करने के लिए जो नेसेसरी एक्शन तुमको लेना पड़े तुम ले लेना। और एक वादा और करो, एक वादा और करो इन 5 को, क्या? शेयर इश्यू करने में जो इनके एक्सपेंसेस होंगे वो तुम इन्हें रिइंबर्स करोगे। कोई कंपनी बेवकूफ थोड़ी अपनी जेब से पैसा थोड़ी भुगतेगी। शेयर इश्यू करने में प्रोस्पेक्टस होगा, पब्लिक को इश्यू होगा, न्यूज़पेपर में ऐड आएगा, 5-10 लाख रुपए खर्च होंगे। तो तुम वादा करो इनको कि भैया जो तुम्हारा खर्चा होगा हम रिइंबर्स करेंगे, करो वादा। क्या बेटा वादा तो करो, ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है बेटा, कंपनी को देने गंवार, उसको दे देंगे और उसको दे देंगे। इन सबसे राखियां बनवाई है क्या तूने? जो इन दोनों को दे दूंगा बाकियों को नहीं दूंगा, है गजब आदमी यार ये। बोला इसको दे दूंगा। तो देखो समझो, इसलिए कहता हूं जो बोलूं उतना करा कर, चुपचाप एक्स्ट्रा मत करा कर। तो मैं क्या बोल रहा हूं सुनना, ये तीनों मिलकर कलेक्टिवली कंपनी को ऑथोराइज कर देंगे क्या कि शेयर इश्यू करने के लिए जो एक्शन लेना ले लो। प्लस ये तीनों मिलकर कलेक्टिवली कंपनी को प्रॉमिस करेंगे कि जो भी शेयर इश्यू करने में तुम्हारे एक्सपेंसेस होंगे हम तुम्हें रिइंबर्स कर देंगे। ठीक है, तो देखो माहौल क्या है। सर्टेन मेंबर्स ऑफ द कंपनी में ऑफर फॉर सेल टू पब्लिक securities held by them in the company. Certain members shall collectively authorize the company to take all necessary actions for issue of securities. Certain members shall reimburse to the company, reimburse माने pay, shall reimburse to the company all expenses incurred by the company. एक तो ये है। प्लस आपको पहले कंसल्टेशन करना पड़ेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अलाउ नहीं करेंगे तो फिर नहीं होगा। तो सर्टेन मेंबर्स ऑफ द कंपनी may offer for sale to the public securities held by them in the company in consultation with the board of director after complying with such procedure as may be prescribed. Prescribed procedure follow करो, board of director से कंसल्टेंसी करो, तुम्हारे शेयर कंपनी को दे दो, कंपनी पब्लिक को दे देगी, कंपनी को ऑथराइज कर दो एक्शन लेने के लिए, कंपनी के खर्चे रिइंबर्स कर दो। ये सेक्शन 28 में लिखा है, कोई दिक्कत? अच्छा, अब कंपनी पब्लिक को इन्विटेशन भेजेगी तो लॉ बोला जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू कंपनी पब्लिक को ऑफर फॉर सेल देगी, the document through which offer for sale to public is made shall be deemed to be a prospectus. जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू कंपनी पब्लिक को क्या देगी, ऑफर देगी, that document will be deemed to be a prospectus. बोलिए आया? अब क्योंकि उसको prospectus मान लिया तो all laws and regulations relating to content of prospectus and relating to liability for misstatement in prospectus shall also apply to deemed prospectus. हम क्या बोल रहे हैं, जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू पब्लिक को ऑफर देंगे वो डीम प्रोस्पेक्टस हो जाएगा। और क्योंकि वो डीम प्रोस्पेक्टस हो जाएगा तो कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस पे जो लॉज एंड रेगुलेशन लगते हैं और लायबिलिटी फॉर मिसस्टेटमेंट पे जो लॉ रेगुलेशन लगते हैं वो डीम प्रोस्पेक्टस के ऊपर भी अप्लाई किए जाएंगे। आया क्या? अरे आया क्या? ठीक है, शोर मत मचाओ। तुम तीनों को आया बेटा? वेरी गुड, बैठो। यहां तक क्लियर है? चलो, मैं तो सोचा था किसी वजह से गायब भी कर दें। नहीं, जादूगर में शो में बुलाते, किसको कर दें? ये तो वैसे ही गायब है, देखो तो सही, इसको आधा तो किसी ने पहले ही गायब किया हुआ इसको। चलो, आपने देखा है पेड़ लगा हुआ है जिसपे दीमक होता है, वैसे ही तो हालत है इसकी। चलो इधर देखना, मैं कुछ नहीं बोल रहा, लॉ बोल रहा है, इधर देखना। यार आज इसमें कुछ गड़बड़ है। क्या बोल रहा है? बंद कर दें? मैं तो बंद कर दूंगा बेटा, तेरा क्या होगा? कौन बोला था वैसे बंद कर दूं?
नहीं नहीं, तू खड़ा हो पहले, खड़ा हो पहले जल्दी से। हाँ ठीक है, हाँ हाँ खड़ा हो, खड़ा हो, बेंच पे खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, मैं पढ़ाऊं नहीं तेरे को आज ये बात। चलो इधर देखना, हाँ नहीं नहीं, इस पे रहने दो, बुक दे दो बस इसको। चलो इधर देखना, अब सुनना मेरी बात ध्यान से, सुनना मेरी बात ध्यान से। जब भी मेरी क्लास में बोर हो जाए एक बार पीछे मुड़ लेना, ठीक है। ऑफर ऑफ सेल ऑफ शेयर्स बाय सर्टेन मेंबर्स। मेरे एग्जांपल में सर्टेन मेंबर्स कौन थे? मेरे एग्जांपल में सर्टेन मेंबर में एक तो हर्ष था, एक सर्टेन मेंबर में तनीषा थी, और एक सर्टेन मेंबर में यश था। क्लियर है बच्चों? अरे जो भी है, ऑफर ऑफ सेल टू बी एज पर प्रोसीजर प्रिस्क्राइब। इसमें क्या बोल रहा है? इसमें लिखा हुआ है सेक्शन 28 अप्लाइज वेयर सर्टेन मेंबर्स ऑफ अ कंपनी क्या चाहते हैं? प्रपोज टू ऑफर फॉर सेल टू द पब्लिक द शेयर्स हेल्ड बाय देम। सेक्शन 28 एंटाइटल सच मेंबर्स टू डू सो। कैसे? इन कंसल्टेशन विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और प्रिस्क्राइब प्रोसीजर फॉलो करके, इन अकॉर्डेंस विद सच प्रोसीजर एज में बी प्रिस्क्राइब। यही समझाया था। क्या हो गया खुशप्रीत? आप खड़े हो मानवी, आप भी खड़े हो जाओ। बिठाऊंगा नहीं मैं 2 घंटे। सर और वर मत करो, जब मेरे पढ़ाते हो बातें नहीं कर सकते आप। डॉक्यूमेंट फॉर ऑफर फॉर सेल डीम टू बी प्रोस्पेक्टस। क्या लिखा हुआ है बेटा इस पे? अरे इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? बोले कोई भी डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू पब्लिक को ऑफर फॉर सेल दी जाएगी उसे डीम प्रोस्पेक्टस माना जाएगा, और उसमें वही लॉज एंड रेगुलेशंस अप्लाई होंगे जो एक प्रोस्पेक्टस के ऊपर अप्लाई होते हैं। समझ में आता है बेटा? बोलो यस और नो। समझ में आया? तो देखो क्या लिखा है, एनी डॉक्यूमेंट बाय विच द ऑफर फॉर सेल टू पब्लिक इज मेड शेल बी डीम्ड टू बी द प्रोस्पेक्टस इशूड बाय द कंपनी। ऑल लॉज एंड रूल्स विद रिस्पेक्ट टू कंटेंट ऑफ द प्रोस्पेक्टस, liability in case of misstatement in prospectus shall apply as if such document were a prospectus issued by the company। आ रहा है? हाईलाइट कुछ भी नहीं कर रहा है इसमें, मैं करूंगा भी नहीं। ये सेक्शन एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ना कभी आया है और ना कभी आएगा, बट सिलेबस में है, स्किप नहीं कर सकते। चलो आगे। एक लास्ट पॉइंट आ रहा था कि मेंबर कंपनी को ऑथराइज करेगा कि तू मेरे भी यहाँ पे जो करना कर लियो। मेंबर कंपनी को क्या करेगा? ऑथराइज करेगा कि जो तेरे को मेरे भी यहाँ पे करना कर लियो, और जो तेरे खर्चे होंगे हम तुझे रीइंबर्स कर देंगे। आया? इजी सा सेक्शन है, कुछ भी नहीं है। द मेंबर्स, मेरे एग्जांपल में तनीषा, यश और हर्ष, whose shares are proposed to be offered to public shall collectively, तीनों को करना पड़ेगा, collectively authorize the company to take all actions in respect of offer for sale on their behalf and reimburse करेंगे कंपनी को all expenses incurred by the company। बोलिए आया? बोलिए आया क्या? समझ में आ गया? सबको आ गया? पक्का से क्या? यस और नो बोलो बेटा। डन है? चलिए चले आगे, आगे चले बेटा। ठीक है, प्रोसीड करें आगे। अब मैं एक चार्ट बनाऊंगा, अब मैं एक चार्ट बनाऊंगा। आपको रिक्वायर्ड नहीं है बनाने का, आपको रिक्वायर्ड नहीं है, बस मैं समझाने के लिए बनाऊंगा। ठीक है, 1 सेकेंड दे दो बस। बेटा तेरा ब्रेक थोड़ी किया, तू कहां जा रहा है? वापस वापस है, वापस बैठ जा चुपचाप। चलो मेरा चार्ट कंप्लीट करो फिर जाना। अरे हम ऐसे बोर हो रहे थे तो हम देखते। जितिन जी वाले एसी चलवा दो ना। हाँ हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो चले आगे, आगे चलते हैं। अब बेटा इधर देखना, बड़ा मजा आएगा। सर अब लॉ ये बोला अगर आप पब्लिक ऑफर करो, देखो हम प्राइवेट प्लेसमेंट की तो बात भी नहीं कर रहे, हम प्राइवेट प्लेसमेंट की तो क्या है बात भी नहीं कर रहे। अरे यार बताया था ना तुमको, भूल गया ना तू? शर्म आ रही है तेरे को? बताया था ना चैप्टर 2 पार्ट में डिवाइड है। आप क्या सर आपको याद है? बताओ। मैं बोल रहा हूं याद नहीं है। ये चैप्टर 2 पार्ट में डिवाइड है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में सेक्शन 23 से लेकर 41 है,
और 23 से 41 पूरा पब्लिक इशू का है। बेचारे पीपी को तो, प्राइवेट प्लेसमेंट को तो एक सेक्शन दिया गरीब को 42 नंबर का। वो नहीं होता अमीर तो सारे पकवान खा रहा है और गरीब बेचारा एक थाली में सिर्फ रोटी खा रहा है प्याज के साथ, वही हालत है। समझ में आ रही है? आजकल तो प्याज भी महंगी हो गई है। खैर, हाँ ठीक है, देख लो पीछे देख लो। तो देखो, अब लॉ बोला अगर आपने पब्लिक इश्यू ऑफ सिक्योरिटी किया है, मान लो पब्लिक को इन्विटेशन दिया, आओ भाइयों बहनों, आओ भाइयों बहनों, हमारे शेयर खरीद लो, हमारे शेयर खरीद लो, हमको वोट कर दो। तो बेटा मान लो मैंने पब्लिक इशू किया है। क्या किया है? पब्लिक इशू किया है। तो लॉ बोला पब्लिक इशू में आप शेयर अलॉट ही नहीं करोगे। फिर आप बोलोगे कैसी बात है? अरे उल्टी लैंग्वेज, बोले शेयर अलॉट नहीं करोगे जब तक ऐसा ना हो जाए। समझ गए? तो इन्होंने बोला नो कंपनी shall allot securities to public unless, अब दो कंडीशन, एक ये और एक ये। सबसे पहले तो ये बोल रहा है कि प्रोस्पेक्टस में जो अमाउंट एज अ मिनिमम सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है वो कंपनी को मिल जाए। सब मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट क्या है? प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ होता है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कहां लिखा होता है? देखो, कंपनीज एक्ट 2013 नहीं बताता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना रखना है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कंपनी के प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ होता है। सेबी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज 90%। अब आपके मन में डाउट ये आएगा, सर आप तो ये बताओ मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता क्या है? तो बेटा मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो हमने टोटल पब्लिक इशू किया है उसका एक मिनिमम परसेंटेज है कि भाई इतने शेयर तो पब्लिक को सब्सक्राइब करने पड़ेंगे। मिनिमम सब्सक्रिप्शन रेफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ शेयर्स दैट शुड बी सब्सक्राइब्ड फॉर बाय द पब्लिक इन इवेंट ऑफ पब्लिक इशू। अब से भी बोलती है मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज 90%। इसका मतलब यह है कि अगर आप पब्लिक को 2 लाख शेयर इशू कर रहे हैं तो 2 लाख का 90% होता है 1,80,000 शेयर। तो कम से कम 1,80,000 शेयर सब्सक्राइब होने चाहिए। अगर 1,80,000 शेयर नहीं सब्सक्राइब हुए तो इशू कैंसिल हो जाएगा और जिन लोगों से जो भी एप्लीकेशन मनी लिया उनको रिफंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या है पहले समझो। मिनिमम सब्सक्रिप्शन एक तो प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ होता है, दूसरा मिनिमम सब्सक्रिप्शन एक मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स हैं जो पब्लिक को सब्सक्राइब करने पड़ेंगे। देखो आप एक चीज समझो, जब हम पब्लिक इशू करते हैं तो इशू अंडर सब्सक्राइब भी हो सकता है और ओवर सब्सक्राइब भी। ओवर सब्सक्राइब हो जाए तो कोई टेंशन ही नहीं है, टेंशन तब है जब अंडर सब्सक्राइब हो जाए। तो अंडर सब्सक्राइब कितना हो सकता है? 10%, क्योंकि 90% सब्सक्रिप्शन तो चाहिए ही चाहिए। यह कॉन्सेप्ट है, समझ में आया? एक काम कीजिए, बुक के अंदर जिस पेज पर सेक्शन 39 है, जिस पेज पर सेक्शन 39 है उसके नीचे भी जगह है, ऊपर भी जगह है। मैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन डिफाइन करा रहा हूं, कर लो। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन रेफर्स टू, बैठो बेटा बैठो, फटाफट बैठो। मिनिमम सब्सक्रिप्शन रेफर्स टू minimum subscription refers to minimum number of shares. Minimum subscription refers to minimum number of shares, minimum number of shares that should be, minimum number of shares that should be subscribed by the public, that should be subscribed by the public, that should be subscribed by the public at the time of public issue, that should be subscribed by the public at the time of public issue, at the time of public issue। क्लियर है क्या बच्चों? पक्का? ठीक है। अब देखो लॉ बोला नो कंपनी शैल अलॉट सिक्योरिटीज टू पब्लिक। बोले आप पब्लिक को शेयर्स अलॉट नहीं करेंगे अनलेस अमाउंट स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस एज मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज सब्सक्राइब्ड। बोले जितना अमाउंट प्रोस्पेक्टस में एज अ मिनिमम सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है, बोले जितना अमाउंट प्रोस्पेक्टस में एज अ मिनिमम सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है, जब तक बोले उतने अमाउंट के शेयर क्या नहीं हो जाते? सब्सक्राइब नहीं हो जाते, कंपनी पब्लिक को शेयर अलॉट नहीं करे। तो अमाउंट स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस एज मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज सब्सक्राइब्ड एंड
अब सर मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाले शेयर सब्सक्राइब हुए हैं तो उनसे एप्लीकेशन मनी भी तो लिया होगा, तो एप्लीकेशन मनी बोले चेक से लेना है या किसी भी अदर इंस्ट्रूमेंट से लेना है, बट इट शुड नॉट बी रिसीव्ड इन कैश। चेक से ले लो, चेक से नहीं लेना चाहते कोई अदर इंस्ट्रूमेंट, आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस, आजकल तो यूपीआई भी है, बोले इनसे ले लो बट कैश में नहीं लेना। तो नेक्स्ट पॉइंट बोला एप्लीकेशन मनी, किसके ऊपर एप्लीकेशन मनी? विद रिस्पेक्ट टू मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% है, तो जैसे 2 लाख शेयर है, 2 लाख शेयर का 90% हो गया 1,80,000 शेयर, तो 1,80,000 शेयर पे जो एप्लीकेशन मनी लोगे वो चेक से लेना है। तो एप्लीकेशन मनी विद रिस्पेक्ट टू मिनिमम सब्सक्रिप्शन should be received by check और अदर इंस्ट्रूमेंट। कोई भी अदर इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, बस चेक और अदर इंस्ट्रूमेंट लिखा है, इसका मतलब क्या नहीं हो सकता? कैश नहीं हो सकता। कैश लिखा नहीं है ना बेटा। तो इन्होंने बोला पॉइंट इतना सा हो गया कि अगर कंपनी को पब्लिक में शेयर अलॉट करने हैं तो 2 कंडीशन पूरी करनी पड़ेंगी। पहला, मिनिमम सब्सक्रिप्शन जितने शेयर सब्सक्राइब्ड हो जाए, और दूसरा मिनिमम सब्सक्रिप्शन पे जो हम पैसा लें एप्लीकेशन के लिए वो हम चेक या अदर इंस्ट्रूमेंट से लें। उसके बाद आप पब्लिक को शेयर अलॉट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आगे इश्यू आया, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला तो क्या होगा? तो लॉ बोला इफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट रिसीव्ड। अब सर लॉ बोला मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल जानी चाहिए पब्लिक को प्रोस्पेक्टस इशू करने के 30 डेज के अंदर। जैसे पब्लिक को प्रोस्पेक्टस इशू हुआ 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई से 30 डेज कब पूरे होते हैं? 31 जुलाई को। तो 31 जुलाई तक मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल जाना चाहिए। नहीं मिला तो क्या होगा? इफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट रिसीव विद इन 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। बोले डेट ऑफ इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस से 30 डेज में अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला, बोले अगर डेट ऑफ इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस से 30 डेज में क्या नहीं मिला? मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला। इफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट रिसीव्ड विद इन 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, तो इश्यू कैंसिल हो जाएगा और कंपनी ने जितना एप्लीकेशन मनी लिया है अगले 15 दिनों में रिफंड करना पड़ेगा। कितने दिनों में? अगले 15 दिनों में रिफंड करना पड़ेगा। मतलब जैसे 1 जुलाई को पब्लिक को प्रोस्पेक्टस इशू हुआ तो 31 जुलाई तक मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ जाना चाहिए। अगर 31 जुलाई तक मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आया तो 31 जुलाई से 15 दिन यानी 15 अगस्त तक आपको पूरा एप्लीकेशन मनी क्या करना है? रिफंड। और पब्लिक हॉलीडे से कुछ नहीं होता इसमें, यानी ये सोचने बैठ जाओ अरे 15 अगस्त आ गया हम तो झंडा फहराएंगे, तुम फहरा लो, उसकी कोई मनाही नहीं है, उसकी कोई मनाही नहीं है। लेकिन एप्लीकेशन मनी 15 अगस्त तक ही रिफंड होगा। इसमें ऐसे नहीं कि पब्लिक हॉलीडे आ गया तो पिछला दिन या अगला दिन ये सब करेंगे, ये सब नहीं होता है। डन है क्या? अरे बोलो हाँ, बाढ़ भी आ जाएगी तो भी 15 दिन है, ठीक है। भूकंप आ जाए, धरती फट जाए, आप अंदर चले जाओ तो भी 15 दिन है। तो लॉ बोला इफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट रिसीव विद इन 30 डेज। अगर बोले 30 डेज में मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आया, बोले मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट रिसीव विद इन 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस और such other time period as specified by SEBI। सर कंपनीज एक्ट में टाइम पीरियड लिखा हुआ है 30 डेज, लेकिन सेबी चाहे तो इस टाइम पीरियड को चेंज भी कर सकती है। बड़ा और कम मत बोलो, चेंज कर सकती है। अब वो क्या करेगी वो अगले की मर्जी है। तो लॉ बोला है मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट रिसीव विद इन 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस और सच अदर टाइम पीरियड एज स्पेसिफाइड बाय सेबी। तो क्या होगा? एप्लीकेशन मनी क्या करना पड़ेगा? रिफंड करना पड़ेगा। किसको रिफंड करेंगे? एप्लीकेंट्स को। ऐसे थोड़ी गली में किसी को भी बांट देंगे। टू एप्लीकेंट्स। कितने दिन में? विद इन 15 डेज। कभी मत बोलो, विद इन नेक्स्ट 15 डेज। समझ गए क्या? 30 के बाद अगले 15 दिन। समझ गए? विद इन नेक्स्ट
में आपको रिफंड करना पड़ेगा। एप्लीकेशन मनी रिफंड करना पड़ेगा टू एप्लीकेंट्स इन सेम बैंक अकाउंट, इन सेम बैंक अकाउंट from which application money was received। सर जिस अकाउंट से पैसा मिला था उसी अकाउंट में रिफंड होगा, यह बात ध्यान रखना। ये नहीं कि मिला एसबीआई बैंक में और रिफंड कर दिया एचडीएफसी बैंक के अकाउंट में। मान लो ये खुशबू है, अच्छा, अरे मान लो ये मुस्कान है, ठीक है, अज्यूम कर लो डीमिंग प्रोविजन है, तो मान लो ये मुस्कान है, इसने पैसा तो दिया एसबीआई बैंक अकाउंट में, बाद में इशू फेल हो गया, इसकी मनहूसियत लग गई, इशू फेल हो गया तो पैसा रिफंड करना पड़ रहा है। अब ये बोलते रिफंड मेरे एचडीएफसी बैंक अकाउंट में कर दो। कंपनी ने सोचा हमारा क्या जाता है भाई, हमें तो रिफंड करना ही है, कंपनी ने एचडीएफसी बैंक में रिफंड कर दिया, तो लॉ ने बोला ये चीज गलत है, ये नहीं हो सकती। बोले जिस अकाउंट से पैसा मिला है उसी अकाउंट में पैसा रिफंड करेंगे। तो उन्होंने बोला इफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट रिसीव्ड विद इन 30 days फ्रॉम डेट ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस और सच एट द टाइम पीरियड एज स्पेसिफाइड बाय सेबी, एप्लीकेशन रिफंड करेंगे। एप्लीकेशन थोड़ी रिफंड करेंगे, एप्लीकेशन मनी रिफंड करेंगे, एप्लीकेशन मनी रिफंड करेंगे टू एप्लीकेंट्स इन सेम बैंक अकाउंट फ्रॉम विच एप्लीकेशन मनी वाज रिसीव्ड विद इन नेक्स्ट 15 days। बोलो आया? अब मान लो कंपनी रिफंड करने में फेल हो गई, नहीं किया 15 दिन में रिफंड, 15 अगस्त तक नहीं किया, अब क्या? तो लॉ बोला अगर 15 दिन में पैसा नहीं रिफंड होता तो 15 दिन के बाद जो भी कंपनी के ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो जॉइंटली एंड सेवरली खुद लायबल हो जाएंगे। सारे डायरेक्टर मिलकर खुद लायबल हो जाएंगे वो पैसा रिफंड करने के लिए, टुगेदर विद इंटरेस्ट ऑफ 15% पर एनम फॉर डिले पीरियड। मतलब 31 जुलाई तक मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आया तो 15 अगस्त तक रिफंड करना था, 15 अगस्त तक नहीं रिफंड किया तो 15 अगस्त के बाद रिफंड करने की ज्वाइंट लायबिलिटी है सभी ऑफिसर्स की, और जितना डिले करेंगे उसके लिए 15% पर एनम का ब्याज। बोलिए आया? तो आगे लॉ बोला आगे क्या होगा? और शैलेश अगर नींद आ रही है तो बाहर जा सकते हो, सिर्फ एक सजेशन है मेरा। इधर देखिएगा क्या बोल रहा हूं। आगे लॉ बोला, आगे लॉ क्या बोला? इफ कंपनी फेल्स टू रिफंड, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट, डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट क्या होंगे? शैल बी, पर्सनली नहीं लिखेंगे, शैल बी जॉइंटली एंड सेवरली, जॉइंटली एंड सेवरली मिलकर लायबल हो जाएंगे, जॉइंटली एंड सेवरली लायबल टू रिफंड अलॉन्ग विथ क्या? अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। किस रेट से? अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। बोलिए आया? यहां तक क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो कहानी क्या हो गई बेटा, कहानी क्या हो गई बेटा, इसको समझो। कहानी हो गई if minimum subscription is not received within 30 days from date of issue of prospectus or such other time period as may be prescribed by CB, application money refund होगा applicants को in same bank account from which money was received within next 15 days। और अगर refund नहीं किया, if company fails to refund, directors and officers in default shall be jointly and severally liable to refund along with interest at the rate of 15% per annum। नहीं आ रहा है यहां तक? नहीं आ रहा ना, मना कर दो नंदिनी, मना कर दो बेटा। कौन मना कर रहा है? खड़े होना चिराग, बेंच पे खड़े हो जाओ। नहीं, मैं तो बहुत कुछ बोल रहा हूं, मैं ही तो बोल रहा हूं बेंच पे खड़ा हो जा, अभी भी तो मैं ही बोल रहा हूं, खड़ा हो खड़ा हो। चलो बहुत बढ़िया, चलो तेरे को बिठाऊंगा मैंने, उसको तो बिठा दिया, तो अच्छा बच्चा है, डीमिंग प्रोविजन, ठीक है। चलो आगे देखो। अच्छा ये तो खत्म हो गया, मिनिमम एप्लीकेशन तो खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया बेटा? मिनिमम सब्सक्रिप्शन तो खत्म हो गया, मिनिमम सब्सक्रिप्शन तो खत्म हो गया। अब इसी सेक्शन में एक कॉन्सेप्ट और आता है, मिनिमम एप्लीकेशन मनी। बेटा आप सबको पता है जब हम शेयर इश्यू करते हैं तो कुछ पैसा एप्लीकेशन पे लेते हैं, कुछ पैसा अलॉटमेंट पे लेते हैं, कुछ पैसा कॉल्स पे लेते हैं। तो एप्लीकेशन पे कितना लें?
तो लॉ बोला मिनिमम एप्लीकेशन मनी होगा 5% ऑफ इशू प्राइस ऑफ शेयर्स। कितना होगा? 5% ऑफ इशू प्राइस ऑफ शेयर्स। और सच अदर अमाउंट एज में बी स्पेसिफाइड बाय सेबी। कंपनीज एक्ट में तो 5% लिखा है, लेकिन उन्होंने बोला अगर सेबी को 5 की जगह से 20 करना है या 25 करना है या 100 करना है, वो सेबी जाने और सेबी का काम जाने। तो मिनिमम एप्लीकेशन मनी कितना होगा? 5% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। देखना फेस वैल्यू इशू प्राइस है, देखो ना बुक में फेस वैल्यू है, इशू प्राइस है, नॉमिनल अमाउंट लिखा हुआ है और नॉमिनल अमाउंट इज ऑलवेज फेस वैल्यू। ठीक है, तो अगर तुम्हें चाहिए तो मैं नॉमिनल अमाउंट लिख दूंगा, तुम्हें चाहिए तो मैं फेस वैल्यू लिख दूंगा। याद रखो नॉमिनल अमाउंट और फेस वैल्यू एक ही बात है। तो मिनिमम एप्लीकेशन मनी विल बी 5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स और सच अदर अमाउंट एज में बी स्पेसिफाइड बाय सेबी। तो इस सेक्शन ने एक और चीज बोली, क्या बोला इस सेक्शन ने? मिनिमम एप्लीकेशन मनी कितना लेना है शेयर्स पर? मिनिमम एप्लीकेशन मनी कितना लेना है शेयर्स पे? तो इन्होंने बोल दिया मिनिमम एप्लीकेशन मनी शेयर्स पे लेना है, मिनिमम एप्लीकेशन मनी शेयर्स पे लेना है ए पॉइंट 5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स, 5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स, 5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स और बी पॉइंट सच अदर अमाउंट, सच अदर amount as may be, such other amount as may be specified by SEBI, such other amount as may be specified by SEBI। बोलिए आया? ये एक सेक्शन ये चीज और बोलता है लास्ट। अब ये सेक्शन बेटा एक चीज और बोलता है लास्ट, एक चीज और। सर ये सेक्शन बोलता है कि एक बार मान लो सारी कंडीशन पूरी हो गई, सपोज करो, और आपने पब्लिक को शेयर भी अलॉट कर दिए, तो उसके बाद एक डॉक्यूमेंट बनता है कॉल्ड एज रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। क्या डॉक्यूमेंट बनता है? वो कंपनी को फाइल करना पड़ेगा आरओसी को इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। अब मैं आज आपको एक बहुत अच्छी चीज सिखा रहा हूं, मुझे पता है आप लोग याद नहीं रखोगे, मेरा टाइम वेस्ट कर रहा हूं मैं, बट जो 2-4 बच्चे याद रखेंगे उनके लिए बता रहा हूं। सर लॉ आप पढ़ रहे हो, टैक्स आप पढ़ोगे और भी अदर सब्जेक्ट्स आप पढ़ोगे, कई बार ये वर्ड आएगा रिटर्न, RETURN, रिटर्न। ठीक है, रिटर्न का क्या मतलब है? सिर्फ रिटर्न का, मैं बोलूं मजाक चल रहा, बोले रिटर्न माने वापस करना, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट बोले पता नहीं क्या बेवकूफ। तो बेटा आप लॉ पढ़ रहे हो, आप टैक्स पढ़ रहे हो और भी सब्जेक्ट पढ़ोगे, जो रिटर्न वर्ड है बहुत जगह आएगा। इस रिटर्न वर्ड का क्या मतलब है? इनकम टैक्स में इनकम टैक्स रिटर्न आएगा, रिटर्न रिटर्न। जीएसटी में, मैं बोल लूं, जीएसटी में जीएसटी रिटर्न आएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिटर्न। अभी कंपनीज एक्ट में अभी रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट आ गया, उसके अलावा कंपनीज एक्ट में एक एनुअल रिटर्न आएगा, शायद पहले भी ये वर्ड यूज हुआ है। सिर्फ रिटर्न वर्ड का मतलब बता रहा हूं, एनुअल रिटर्न अलग है, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट अलग है, इनकम टैक्स रिटर्न अलग है, जीएसटी रिटर्न अलग है। हमारा टारगेट कौन से वर्ड का मीनिंग सीखना है? रिटर्न। सर रिटर्न एक डॉक्यूमेंट को बोलते हैं, रिटर्न मीन्स अ डॉक्यूमेंट containing information on a particular matter. Return means a document containing information on a particular matter and it is a document which is required to be filed to legal authorities. तो return एक document होता है जिसमें particular matter पे information होती है और ये document आपको legal authorities को submit करना होता है। जैसे income tax return में income की calculation और टैक्स की कैलकुलेशन की डिटेल होती है। जीएसटी रिटर्न में जीएसटी की टोटल सप्लाई पे आउटपुट लायबिलिटी, इनपुट लायबिलिटी और नेट टैक्स पेबल की डिटेल होती है। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट में नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, पर्संस टू हुम शेयर्स वर अलॉटेड, इश्यू प्राइस, इसकी डिटेल होती है। तो इन्होंने बोला जब शेयर अलॉटमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो कंपनी एक रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट बनाएगी और रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, ये मैं एक्स्ट्रा में बता रहा हूं, बुक्स में नहीं लिखा मिलेगा। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट एक फॉर्म आता है PAS9, उसमें 30 डेज के अंदर अंदर आरओसी को फाइल होती है। ये लिखा है रूल्स में, रूल्स हमारे सिलेबस में है नहीं, तो हम सिर्फ इतना याद रखेंगे जब अलॉटमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो एक रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट प्रिस्क्राइब्ड मैनर में आरओसी को फाइल हो जाएगी। क्लियर है? अब बुक में
या तो अगले पेज पे या इसी पेज पर जहां आपका मन हो, ऊपर नीचे जहां जगह। रिटर्न, रिटर्न वर्ड का मतलब लिख लो सिर्फ। रिटर्न मीन्स अ डॉक्यूमेंट, रिटर्न मीन्स अ डॉक्यूमेंट, रिटर्न मीन्स अ डॉक्यूमेंट containing information, return means a document containing information on a particular matter. Return means a document containing information on a particular matter. This document is required to be submitted to, this document is required to be submitted to legal authorities. This document is required to be submitted to legal authorities. This document is required to be submitted to legal authorities. लिख लिया क्या बेटा? अब ये सेक्शन क्या बोलता है? कंपनी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अलॉटमेंट फाइल करेगी रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट किसे? आरओसी को। और कैसे फाइल करेगी? बोले रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट आरओसी को फाइल होगी इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। बताइए बच्चों, आया नहीं है? ठीक है, बताया तो था। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करते हैं फॉर्म PS9 में विद इन 30 डेज, लेकिन ये पॉइंट हम नहीं लिखेंगे बिकॉज ये सेक्शन में नहीं लिखा हुआ है, रूल्स में लिखा हुआ है, और ये रेलिवेंट रूल्स हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है, चल। और अब इस सेक्शन में सिर्फ एक पॉइंट है गया, सेक्शन 39 में, जो कि पेनल्टी प्रोविजन है। पेनल्टी मैं बोर्ड पे लिखूंगा नहीं। यहां तक क्लियर है क्या? एक बार शुरुआत से सेक्शन को रिकैप करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इन्होंने बोला नो कंपनी शैल अलॉट सिक्योरिटीज टू पब्लिक अनलेस अमाउंट स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस एज मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज सब्सक्राइब्ड एंड एप्लीकेशन मनी विद रिस्पेक्ट टू मिनिमम सब्सक्रिप्शन शुड बी रिसीव्ड बाय चेक और अदर इंस्ट्रूमेंट। फिर उन्होंने बोला इफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट रिसीव्ड विद इन 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस और सच अदर टाइम पीरियड एज स्पेसिफाइड बाय सेबी, देन एप्लीकेशन मनी रिफंड होगा एप्लीकेंट को इन सेम बैंक अकाउंट फ्रॉम विच एप्लीकेशन मनी वाज रिसीव्ड विद इन नेक्स्ट 15 डेज। अब मैं तुम्हें एक चीज और बता देता हूं नॉलेज के लिए, अगर याद रखना चाहो तो, नहीं रखना चाहो तो कोई ना, तुम्हारा मन है। सर ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जितना ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट सेक्शन में नहीं है, रूल्स में है। वो अभी हम रूल्स पढ़ेंगे, लिखे हुए हैं बुक में। तो इफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट रिसीव्ड विद इन 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस और सच अदर टाइम पीरियड एज स्पेसिफाइड बाय सेबी, एप्लीकेशन मनी रिफंड होगा टू एप्लीकेंट इन सेम बैंक अकाउंट फ्रॉम विच एप्लीकेशन मनी वाज रिसीव्ड विद इन 15 डेज। And if company fails to refund, director and officer in default shall be jointly and severally liable to refund along with interest at the rate of 15% per annum. आगे क्या लिखा है? मिनिमम एप्लीकेशन मनी कितना लेना है? 5% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स या सच अदर अमाउंट एज मे बी स्पेसिफाइड बाय सेबी। और लास्ट, कंपनी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अलॉटमेंट फाइल करेगी रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट आरओसी को, और रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट जो आरओसी को फाइल होगी वो फाइल होगी इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। बताइए बेटा, ये चीज आई समझ में नहीं आई? ये पूरा टॉपिक क्लियर है? तो ये चार्ट आपके नोट्स में बनाना चाहिए आपको बेटा मेरे हिसाब से। ठीक है, चलिए, तो ये सेक्शन 39 हो गया। चलिए आइए पढ़े। ठीक है, हाँ अभी स्क्रीनशॉट का टाइम देंगे ना, आ जाओ इधर देखना। चलिए पढ़े बेटा, इधर देखना। तो अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज बाय अ कंपनी सेक्शन 39, मैं झूठ कभी नहीं बोलता। ठीक है, चलो इधर देखना, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं। चलो आ जाओ, डीमिंग प्रोविजन है। तो देखो अब पढ़ना, प्लीज फोकस करना। वेयर अ कंपनी मेक्स एन, जब भी अच्छे टॉपिक्स आएंगे मैं चार्ट जरूर बनाऊंगा, ये मेरा फिक्स रूल है। ठीक है, लर्न करना इजी हो जाता है। तो वेयर कंपनी मेक्स एन ऑफर टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ इट सिक्योरिटीज, नो अलॉटमेंट ऑफ एनी सिक्योरिटी शैल बी मेड। वही नेगेटिव लैंग्वेज लिखी हुई, ऐसा नहीं करेंगे जब तक ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो नो अलॉटमेंट ऑफ एनी सिक्योरिटी शैल बी मेड अनलेस द फॉलोइंग टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। पहला, द अमाउंट स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस एज मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज सब्सक्राइब्ड, और दूसरा द सम पेबल ऑन एप्लीकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज रिसीव्ड बाय द कंपनी बाय चेक और अदर इंस्ट्रूमेंट। तो इन्होंने क्या बोला?
ये बोल रहे हैं बेटा दो चीजें। सबसे पहला, नो अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी शैल बी मेड अनलेस अमाउंट स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज सब्सक्राइब्ड एंड एप्लीकेशन एंड सम पेबल कैसे मिले? बाय चेक या अदर इंस्ट्रूमेंट। यहां तक क्लियर है क्या बच्चों? बोलो। आगे चलो। आगे क्या बोल रहे हैं ये लोग? सर ये लोग ये बोल रहे हैं आगे, अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन मनी। कैसे लेना है एप्लीकेशन मनी? द एप्लीकेशन मनी, मिनिमम एप्लीकेशन मनी कितना होगा? द एप्लीकेशन मनी ऑन एवरी सिक्योरिटी शैल नॉट बी लेस देन 5% ऑफ द नॉमिनल अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी और सच अदर परसेंटेज और अमाउंट एज में बी स्पेसिफाइड बाय सेबी बाय मेकिंग रेगुलेशन इन दिस बिहाफ। बता दिया ये। तो एप्लीकेशन मनी कितना लेना है? 5% ऑफ नॉमिनल अमाउंट या वो वाला अमाउंट जो स्पेसिफाइड बाय सेबी होगा। अच्छा, अब ये क्या, सेक्शन कभी भी सिक्वेंशियली नहीं होते। अब इन्होंने पहले मिनिमम सब्सक्रिप्शन बताया, फिर एप्लीकेशन मनी बताया, अब मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिलने का टाइम बता रहा है। कितने टाइम में मिलना होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन? 30 डेज या सच अदर टाइम एज में बी स्पेसिफाइड बाय सेबी। टाइम लिमिट फॉर मिनिमम सब्सक्रिप्शन, द अमाउंट स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन must be subscribed and the sum payable on application in respect of minimum subscription must be received by the company within 30 days of issue of prospectus or such other period as may be specified by SEBI। क्लियर है क्या? तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का टाइम लिमिट क्या है? टाइम लिमिट फॉर मिनिमम सब्सक्रिप्शन हो गया 30 डेज फ्रॉम इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस या सच अदर पीरियड एज में बी स्पेसिफाइड बाय SEBI। अब आ रहा रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। Whenever a company makes any allotment of securities, it shall file with the registrar a return of allotment। और कैसे फाइल करेगी? The return of allotment shall be filed in such manner as may be prescribed। क्लियर है बेटा? और अब ये पेनल्टी प्रोविजन है, कुछ भी नहीं है, 1000 रुपए पर डे की पेनल्टी है, मैक्सिमम पेनल्टी 1 लाख रुपए। तो एक्चुअली पेनल्टी 1000 रुपए पर डे और 1 लाख विच एवर इज लेस। मतलब ये ऐसे हो गया जैसे एप्लीकेशन मनी हमें 15 दिन में रिफंड करना है, आगे आएगा, टाइम पीरियड भी आया नहीं, आगे जाएगा। 15 दिन में रिफंड करना है, हमने नहीं किया 15 दिन में रिफंड। मान लो हमने रिफंड किया 70 दिन बाद, 70 डेज बाद, तो हमने कितने दिन का डिले किया? 55। तो 1000 रुपए पर डे यानी 55,000 या 1 लाख रुपए, विच इज द मैक्सिमम लिमिट, सो विच एवर इज लेस। तो द कंपनी एंड एवरी ऑफिसर इज इन डिफॉल्ट शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी फॉर ईच डिफॉल्ट ऑफ ₹1,000 फॉर ईच डे during which such default continues or 1 lakh whichever is less। इंटरेस्ट अलग लगेगा। पेनल्टी इंटरेस्ट बेटा हमेशा दो अलग चीजें हैं, और हर लॉ में ऐसा होता है, पेनल्टी सेपरेट, इंटरेस्ट इज सेपरेट। एवरी लॉ, इनकम टैक्स, जीएसटी, कॉर्पोरेट लॉ, सेबी लॉ, कोई भी लॉ पढ़ेंगे, इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज आर ऑलवेज सेपरेट। अच्छा, एक बात और लिखी हुई है, अब ये कहां गई? ये पता नहीं, देखो अब ये रूल्स में क्या लिखा है। पहला, if the amount stated in the prospectus as minimum subscription, कितने दिन में नहीं मिला, is not subscribed or sum payable on application is not received within 30 days of issue of prospectus, then application money shall be repaid within a period of 15 days from closure of issue। और नहीं repay किया तो if any such money is not repaid within such period, the directors of the company who are officers in default shall jointly and severally be liable to repay that money along with interest at the rate of 15% per annum। तो क्या बोल रहा है? अगर आपने मनी नहीं रिपे किया तो जो डायरेक्टर्स हैं जॉइंटली एंड सेवरली लायबल होंगे रिपे करने के लिए, साथ में इंटरेस्ट पे करेंगे रेट ऑफ 15% पर annum। क्लियर है बच्चों? और मुझे बताओ, ये लास्ट वाला पॉइंट भी समझाया था क्या मैंने? द एप्लीकेशन मनी टू बी रिफंडेड शैल बी क्रेडिटेड ओनली टू द बैंक अकाउंट फ्रॉम विच द सब्सक्रिप्शन वॉज रेमिटेड। रेमिटेड यानी पेड। तो जिस अकाउंट से पैसा मिला था उसी अकाउंट में पैसा रिफंड होगा, किसी दूसरे अकाउंट में पैसा रिफंड नहीं कर सकते। बोलिए आया? पक्का? लगा सेक्शन आया नहीं आया? फटाफट कर लिया हमने, मतलब फटाफट तो नहीं हुआ, टाइम लगा, बट आया समझ में? पक्का? कोई क्वेरी किसी बच्चे की बेटा ऑनलाइन में? बेटा सर ये रूल भी लिखने हैं क्या? नहीं बेटा मत लिखना, ठीक है? एनीथिंग एल्स? पक्का?
चले आगे, ठीक है, सबको समझ में आया। अब बेटा ये सेक्शन है 40, पहले आप चार्ट का स्क्रीनशॉट लो। एक जना लेके ग्रुप में डाल देना, और क्या है। पहले इस वाले पार्ट का ले लो, एक जना ग्रुप में डाल देना, और बहुत सारे फोटोग्राफर्स के हमें नीड है। डन बेटा, ठीक है। ये बोले मेरे पास आईफोन है, मैं शो ऑफ करूंगी, बोले मैं उसका आईफोन शो ऑफ करूंगी। चलो, किसी और का मोबाइल फोन कौन शो ऑफ करता है? इसको शर्म आ रही थी शो ऑफ करने में, है? आपका क्या नाम है? तपस्वी। ये आपका नाम क्या है? हाँ, और आपका? आपको शो ऑफ करने में शर्म आ रही थी। ऐसे तेरी हालत देख के लग रहा है तू वजन ही नहीं उठा पाया होगा इसका। चलो, एक जना कोई भी फोटो लेके ग्रुप में शेयर कर दिया करो, टेक अ प्रॉपर फोटोग्राफ, प्रेफरेबली जो लोग आगे बैठते हैं, क्योंकि जो लोग पीछे बैठते हैं ग्रुप में ऐसी ऐसी फोटो डालता हूं, मैं रोज देखता हूं, पीछे से मुंडी आ रही होती है, 2-4 की, 3-4 की हेयर स्टाइल आ रहे होते हैं। तो आगे जो भी आप लोग बैठते हैं, जैसे इन्होंने भी डाल दिया, पास में बैठे हैं और इसके पास तो आईफोन भी है, तो भैया आपसे तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है 13 प्रो, तू ही फोटो खींच के डालेगा, तेरा नाम आज से 13 प्रो है, ठीक है। चलो, यहां तक सबको क्लियर हुआ? पक्का? कितनी कितनी बेची तूने अपनी इसके लिए? अच्छा, पापा से खरीदवाया है। चलो, यहां तक क्लियर है, चले आगे, ठीक है। सो आई होप यहां तक सबको क्लियर हो रहा है। अब मैं बोल रहा था सेक्शन 40 बेटा 2 पार्ट में डिवाइडेड है। तुम ये हंसी मजाक में समझते तो हो ना मेन कॉन्सेप्ट? घर जाके एक ही चीज रिटेन हो, बोले 13 प्रो के बारे में बताया था सर ने आज, बाकी बोले बाढ़ में जाए, है तनीषा जी? घर जाके 13 प्रो के सपने आ रहे हो, बोले कल मैं 13 प्रो लूंगी एक किडनी बेच के, पता चले वो भी खराब है, सेकेंड हैंड फोन मिला है। चलो, सो यहां तक सबको क्लियर हुआ। सो अब मैं बोल रहा था बेटा, जो सेक्शन 40 है ना, वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो है सिक्योरिटीज टू बी डेल्ट इन स्टॉक एक्सचेंज, और एक है अंडर राइटिंग। इसमें 2 चीजें देखो, आप देखना बुक में ऊपर नीचे 2 टॉपिक आपको मिलेंगे, दोनों का सेक्शन सेम लिखा होगा 40। तो कई बच्चे सोच रहे हैं सर से गलती हो गई, सर ने एक सेक्शन 2 बार लिख दिया। ऐसा नहीं है, इसी सेक्शन में 2 अलग बातें। अब पहली बात क्या बोल रही है सुनना। पहले पॉइंट का थीम इतना सा है कि कोई भी कंपनी अगर पब्लिक इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज कर रही है तो उसके लिए लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज कराना मैंडेटरी है। और लिस्टिंग का मतलब मैंने अभी थोड़े दिन पहले इसी चैप्टर के अंदर बताया था। अब बताइए लिस्टिंग का मतलब कितने लोगों को याद है? ठीक है, मानवी बताएगी। बताइए मानवी, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म लिस्टिंग? सर फोड़ लो कंबे से, जब तक खून ना है। किसी भी सेबी में लिस्टिंग हो जाता है स्टॉक का। कौन? फिर क्या होता है रजिस्टर होके? बोले धुम ताना नाना धुम है। एकता कपूर के सीरियल में होता टिडिंग टिडिंग टिडिंग, मतलब यार अब भी बताया, आप लोग भूल जाते हैं। और टी शर्ट पे लिख के आई है लव सोशल डिस्टेंसिंग, और दोनों ऐसे गोदी में बैठे एक दूसरे की, ये कुछ प्रीत और ये सोशल डिस्टेंसिंग माय फुट। चलो, हेलो गजब हो यार आप लोग, है। तो मैं क्या बोल रहा था, सुनना खैर मेरी बात, बैठो बेटा। लिस्टिंग का क्या मतलब था? लिस्टिंग मीन्स ऑब्टेनिंग परमिशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज फॉर ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स ऑफ कंपनी ऑन दैट स्टॉक एक्सचेंज। मैंने स्टॉक एक्सचेंज की परमिशन ले ली अपनी कंपनी के शेयर्स की ट्रेडिंग उस स्टॉक एक्सचेंज पे कराने के लिए, तो हम बोलते हैं कि लिस्टिंग हुई है। और बेटा लिस्टिंग सिर्फ रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पर होती है, और रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज उन स्टॉक एक्सचेंजेस को बोलते हैं विच हैव बीन अप्रूव्ड बाय सेबी। और इंडिया में सभी स्टॉक एक्सचेंजेस सेबी से अप्रूव्ड होती है, कोई नॉन अप्रूव्ड स्टॉक एक्सचेंज होती ही नहीं। बोलिए आया? याद आ गया? तो ये ऐसे रजिस्ट्रेशन वगैरह वाली बातें मत याद रखो बेटा, मैं आपको बार बार समझा रहा हूं, घर जाके लर्न करने की हैबिट बनाइए। लॉ, ऑडिट और EIS SM जब तक आप घर जाके लर्न करने की हैबिट नहीं बनाएंगे ना बेटा, ये 3 सब्जेक्ट आपसे नहीं संभलेंगे, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं।
एंड इनकम टैक्स में जीएसटी वाला पार्ट। ये सब थ्योरी पोर्शंस हैं। जब तक आप इनको लर्न करने की हैबिट नहीं डेवलप करेंगे, और एफएम में ईएफएफ वाला पार्ट, ठीक है, बहुत सारी थ्योरी है इस लेवल पे। फाउंडेशन में तो क्या था, सिर्फ लॉ था, वो भी मात्र 60 नंबर का, बाकी तो एमसीक्यू था, तो इना मीना डी का ले मारा टीका, ठीक है, वो वाला गेम खेलते थे हम। अभी ये सब नहीं होगा। सो यू विल हैव टू इवेंचुअली लर्न इन द डे। मैं आपको पहले भी समझाता हूं, और मैं पार्शियलिटी नहीं करता कि मैं आपको बताऊं और अपने उधर वाले बैच को नहीं बताऊं। उधर मैं 4 घंटे पढ़ाता हूं, आप लोगों को मैं 2 घंटे पढ़ाता हूं, 2 भी नहीं, 2.25 मान लो। तो सर सुनो मेरी बात, मैं हर बैच में हर बार बच्चों को जाके चीज समझाता हूं, और मैं डेली समझाऊंगा, रोज 2 मिनट इस चीज पे डिवोट करूंगा। बेटा अपना टाइम टेबल बना लीजिए, मंडे टू संडे का। मैंने पहले भी बोला था, मेरे उधर वाले बैच में करीबन 110 बच्चे हैं। 110 में से आज मैं लिस्ट बना के आया हूं, 90 बच्चे ऑलरेडी अपना टाइम टेबल बना चुके हैं। आज मैं लिस्ट बना के आया हूं, पूछ लेना अगर आपके संगी साथी वहां पर हो। आपको भी यही समझा रहा हूं, अपना टाइम टेबल बनाइए, एक कैलेंडर खरीद लीजिए। 100 रुपए का कैलेंडर आता है, 5-5 हजार की टी शर्टें पहन के तुम घूमते हो, लाख लाख रुपए के फोन लेके घूमते हो। 100 रुपए का कैलेंडर लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हम मोबाइल पे बनाएंगे, वो नहीं। एक फिजिकल 100 रुपए का, 200 रुपए का कैलेंडर खरीद लीजिए। जिसके पास ज्यादा पैसे हो, हीरे मोती जड़ा हुआ ले लीजिए, एक कैलेंडर खरीद लीजिए। उसमें डेट वाइज मार्क कर लीजिए कि मेरे को मंडे को ये पढ़ना है, ट्यूसडे को ये, थर्सडे को ये, फ्राइडे को ये, और एवरी सब्जेक्ट हर वीक में पूरा पूरा एक बार लर्न करके पटकना है। मेरा सजेशन यही है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 2-2 सब्जेक्ट पढ़िए। फ्राइडे सैटरडे संडे जो सब्जेक्ट आपने मंडे से थर्सडे पढ़े उन्हें रिवाइज कीजिए। अगर आप ये टाइम टेबल बना के चलेंगे तो दोनों ग्रुप एक बार में निकल जाएंगे, या एक दोगे तो एक निकल जाएगा, नहीं तो परेशानी आएगी। जैसे शायद आप एक ग्रुप दे रहे हैं या आप एक दे रहे हैं, मैंने बाहर बैठे देखा था इन लोगों को एडवांस की क्लास में, पीछे 1-2 जने और भी थे। तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, एक ग्रुप अपने को कॉन्फिडेंस एक पे आ रहा है, एक दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा ग्रुप भी बस वैसे ही लीजिएगा, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। एक देना एक दीजिए, 2 में कॉन्फिडेंस आ रहा है 2 दीजिए। लेकिन मेरा सजेशन यही है, प्लीज मेक योर टाइम टेबल एज सून एज पॉसिबल, एसएप अपना टाइम टेबल बनाइए, और मस्त चकाचौंध टाइम टेबल बनाइए कि ऐसी पढ़ाई हो कि दोनों ग्रुप एक बार में निकले, कोई रोक ना चाहे चाहकर भी हमको। आईसीआई का चाहत आपको पास करना नहीं है, मैं आपको बता देता हूं, वो चाहते हैं आप फेल हों। चाहत आपको बनानी पड़ेगी कि हम पास हों, और घबराए ना निहल। लाइफ में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होने से काम चलता है। जब तक हम गलत नहीं है, कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये आपको भी बोल रहा हूं मैं, जो भी आपका नाम है, ठीक है। Until and unless we are wrong, never be scared of anybody, whomsoever that person may be. Respect everyone, but don't be scared of anyone in this whole wide world. मैं दुनिया में किसी से नहीं डरता, बापू को छोड़ के, ठीक है। किसी से नहीं डरना, चाहे कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो। Until and unless you are wrong, गलत है अपनी गलती मानिए, नहीं तो डरिए मत, कॉन्फिडेंस लाइए लाइफ में, एंड जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज फॉर अनदर 6-7 मंथ्स। इंटर पास हो जाएगा, उसके बाद 2.5 साल आपके पास हैं, आराम से मौज मस्ती कीजिएगा। उसके बाद फाइनल का अटेम्प्ट होता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। समझ रहे हो बेटा? और जो बाय चांस कुछ ऐसे हों जो इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट हो रहे हो, सॉरी हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट हो रहे हो, उनको और थोड़ा सा हार्डवर्क करने का नीड है, तो उसी के अकॉर्डिंग प्लान कीजिए। आपको लर्न करना पड़ेगा बेटा। मैं बता देता हूं, यहाँ हैं 2-4 बच्चे, कुछ लोग शायद हिंदी टू इंग्लिश में कन्वर्ट होते हैं, फाउंडेशन में हिंदी में होंगे, अब इंग्लिश में आ रहे होंगे। अगर आप में से कोई भी ऐसा बच्चा है जो हिंदी से इंग्लिश में आ रहा है, जब तक लॉ, ऑडिट, EIS ऐसे हम लिख लिख के लर्न नहीं करोगे, आपकी कभी भी लैंग्वेज डेवलप नहीं होगी, और आप कभी भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाएंगे। इनफैक्ट जो लोग फाउंडेशन में ही कन्वर्ट हो गए थे, वो भी अभी इतने होशियार नहीं हुए होंगे, उन्हें भी ये चीज करनी चाहिए कि आप लिख लिख कर लर्न करने की हैबिट बनाए। जो भी ऐसे बच्चे हैं जो कन्वर्ट होके आ रहे हैं, समझ रहे हैं इस चीज को, प्लीज ये चीज हैबिट बनाइए। और मैं कहानी नहीं सुना रहा हूं, ऐसे सुन रहे हैं, ये खुशबू ऐसे सुन रही है, एक थी रानी खुशबू, मर गई खत्म कहानी है। कौन मुस्कान? तो आप कौन सा मर गए? एग्जाम्पल ही तो था, अलग इमोशनल हो जाती है।
चलो यहां तक क्लियर है बच्चों। चलो तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं, एक बार फिर बोल देता हूं एंड में, फिर कल कंटिन्यू कर जाएंगे। सेक्शन 40 में दो पार्ट हैं। उसमें पहला पार्ट लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज का है। वो ये बोलता है कि जो भी कंपनी क्या ला रही है, पब्लिक इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज ला रही है, उसके लिए लिस्टिंग कराना मैंडेटरी है। तो होगा क्या, देखो प्रैक्टिकली आपको स्टॉक एक्सचेंज में एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी लिस्टिंग के लिए, और उसके बाद आप पब्लिक को प्रोस्पेक्टस इशू करोगे। सुनो क्या बोल रहा हूं मैं, पहले स्टॉक एक्सचेंज को एप्लीकेशन जाएगी लिस्टिंग के लिए, उसके बाद पब्लिक को प्रोस्पेक्टस इशू होगा, फिर शेयर इशू हो जाएंगे, वो शेयर जाके स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाएंगे, और बस धूमता ना धूमता ना। बोलो आया कि नहीं आया, समझे नहीं समझे कॉन्सेप्ट। तो मैं फिर कल जब आऊंगा, आज मेरे पास टाइम बचा नहीं है, कल जब आऊंगा यानी डे आफ्टर जब आऊंगा, तो मैं एक चार्ट बनाऊंगा मस्त एकदम चकाचक, उसमें दोनों पार्ट एक ही चार्ट में सेक्शन के समझा दूंगा, फिर हम रीडिंग करके खत्म कर देंगे। देन आई विल बी लेफ्ट ओनली विद वन टॉपिक इन दिस चैप्टर व्हिच इज प्राइवेट प्लेसमेंट, व्हिच आई एम डेफिनेटली गोइंग टू स्टार्ट इन नेक्स्ट क्लास। खत्म नहीं होगा, वो काफी बड़ा टॉपिक है, सो आई वुड रिक्वायर 1.5 क्लास फॉर दैट टॉपिक एटलीस्ट। डन है बच्चों? पक्का? चलिए आज का अपना होमवर्क लिखिए। मेरे को 2 क्वेश्चन, बेटा बुक देना एक बार, मेरे को 2 क्वेश्चन करे हुए चाहिए होंगे आपके नोट्स में, मैं चेक करूंगा, ध्यान रखना एक बार। आप बुक में लिख लिया करो, नहीं मिसप्लेस नहीं होते क्या, चिपके रहते हैं इसलिए। चलो बढ़िया है, गुड फॉर देम। तो आज का HW आपका हो गया, मतलब होमवर्क। पेज नंबर बता रहा हूं, मिल जाए तो मुझे भी। अरे वो तो जनरेटर चल जाएगा, कोई बात। एक तो क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 3.26, क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन ही नहीं है ज्यादा करने के, एक क्वेश्चन 8 कर लेना, बाकी थोड़े से टेक्निकल है देखेंगे। तो एक 3 कर लेना और एक 8 कर लेना, ठीक है बेटा? डन है? चलिए आ जाने दीजिए लाइट, फिर ऑडिट स्टार्ट करते हैं।